हेलो स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन से रिलेटेड ही पॉइंट में कुछ मेरे को याद आ रहा है पहले कि हम लोगों को बचपन में जब बारिश हुआ करती थी तो पेरेंट्स मना कर दिया जाता था। मतलब हम नहाने की इच्छा होती थी, गर्मियों के टाइम बारिश हो रही है, गर्मियों से जस्ट निकलते ही बारिश हुई है तो नहाने की इच्छा होती थी, तो पेरेंट्स मना करते थे, नहीं नहीं भाई पहली बारिश है, पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। फिर मदर वगैरह कुछ भी बोल देती हैं वो तो कि पहली बारिश होगी तो सिर में जुएं हो जाएंगी, इस तरह के कुछ पॉइंट्स बोल दिए जाते थे। हाँ ठीक है, हम लोग नहीं नहाते थे। सही रीज़न क्या है नहीं नहाना चाहिए पहली बारिश में? क्यों? देखो, बारिश से पहले वाला जो पोर्शन है, काफ़ी लंबे टाइम तक बारिश नहीं आई है तो एनवायरनमेंट में बहुत से केमिकल्स हैं, कई तरह के केमिकल्स हैं जो चाहे इंडस्ट्रियल मेथड से कारण, फर्नेंस के कारण या फिर मोटर व्हीकल्स के इंजन्स के कारण जो फ्यूल बर्न होता है वो एनवायरनमेंट में होता है, हवा में होता है, और बारिश के पानी में वो डिजॉल्व होकर नीचे आएगा। उनमें हार्मफुल केमिकल्स भी होंगे, उनमें एसिड रेन की भी बात करूंगा मैं। मेन बात तो हमें उसी की करनी है, बट उससे जोड़ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो केमिकल्स जब आपको बॉडी पे आएंगे तो स्किन के लिए कुछ ना कुछ नुकसान कर सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वो नुकसान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहले बारिश में नहाने के लिए इसलिए मना किया जाता था। मैं आता हूं रेन, एसिड रेन के ऊपर। एसिड रेन क्या है? देखो, एयर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका एक एग्जैक्ट परसेंटेज है 0.03% बताया था आपको मैंने। इतना CO2 एटमॉस्फेयर में है। CO2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। अगर CO2 वाटर में डिसॉल्व होता है, बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखा है मैंने, वैसे बैलेंस हो ही गई इक्वेशन, तो क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये वीक एसिड है। इस एसिड में जब डिसोसिएशन होगा तो H+ आयंस निकलेंगे, H+ आयन बाइकार्बोनेट बनेंगे। तो अब वाटर, जब वैसे तो वाटर न्यूट्रल है, हम लोग सोचते थे, मैं तो यही समझता था बचपन में कि हाँ भाई बारिश का पानी होता है ना बिल्कुल डिस्टिल वाटर होता है। काफी कुछ डिस्टिल वाटर होता है, बट फिर भी उसमें इंप्योरिटीज भी तो होती हैं जो कि एनवायरमेंट से उसमें मिल गई है, पानी के अंदर मिल गई है। तो क्या है उसमें से एक CO2 की बात कर रहा हूं मैं, कि वाटर में जब CO2 का डिसोल्यूशन होता है तो बनता है कार्बोनिक एसिड। तो वास्तव में वो जो कार्बोनिक एसिड है उससे कारण एसिडिक रेन, उसके कारण रेन का जो pH है, पानी का जो pH है, बारिश के जो पानी का pH है वो 5.6 होता है। तो नॉर्मल रेन का pH इतना होना चाहिए, क्योंकि पानी में जो, हवा में जो CO2 है वो तो डिसॉल्व होगी, वो तो नेचुरल है, ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो नेचुरल जो रेन है, अगर उसमें और कोई कंपोनेंट ना हो, केवल CO2 तो हो ही सकता है, होगा ही, तो उस केस में रेन का जो pH होना चाहिए, रेन वाटर का pH होना चाहिए 5.6 होना चाहिए। लेकिन इन बहुत से इंडस्ट्रीज में इस तरह का फ्यूल बर्न किया जाता है जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर कंटेंट होता है। पेट्रोल में जो बर्निंग होती है, पेट्रोल में भी कई बार सल्फर वगैरह इनमें के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पोर्शन होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें भी बर्निंग के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। एयर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड सल्फर के ऑक्साइड रहते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड किस तरह से बनता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से भी बनता है। तो ये ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाएंगे एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये एसिड्स जब बनाएंगे तो एसिडिक मीडियम तो बढ़ेगा, pH डिक्रीज होगा, और जब 5.6 से कम pH वाले बारिश का पानी नीचे गिरे तो हम बोलेंगे भाई एसिड रेन है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर ड्रॉप्स बिलो 5.6 इट इज कॉल्ड रेन, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। Nowadays, थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड में किसको इन्होंने रेन, एसिड रेन कहा गया उसको और समझ लीजिएगा। द टर्म एसिड रेन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे इन विच एसिड फॉर्म द एटमॉस्फेयर इन डिपॉजिट ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब
कि एयर में जो भी एसिड वाला पोर्शन है वो अर्थ पर डिपॉजिट हो किसी भी तरीके से, किसी प्लांट्स पे या अर्थ सरफेस के ऊपर बात करें तो उस केस में उसे एसिड रेन कहा जाता है। उसको थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड में बोला है, बात तो वही है भाई। पानी ऊपर से होगा तो एसिडिक अगर आया 5.6 से नीचे आया तो हम तो उसे एसिड रेन कहेंगे। आएगा तो धरती पर ही जाएगा कहाँ, ठीक है। अभी इसमें लिखा हुआ है कि इसमें मेनली क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन का NO2 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोर्स क्या है पॉल्यूशन के, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, सोर्स भी पढ़ लीजिए। फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है, कंप्लीट कंबशन हो तो NO2 बनता है। सच ए कोल एंड ऑयल इन पावर स्टेशंस। पावर स्टेशंस जो होते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस है, वहाँ कोयला जलाया जाता है। तो कोयला आएगा कहाँ से आएगा? या तो होगा तो वो अर्थ से निकला हुआ ही होगा ना, बाहर से कहीं खानों में से निकाल के लाया गया होगा। तो वो जो होता तो प्लांट से ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीके से। तो प्लांट्स में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, ऐसी बात नहीं है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर भी होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा ही होगा। फिर लिखा हुआ है फर्नेंस, बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे स्मेल्टिंग होता है जिसमें ओर्स से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ भी तो फर्नेंस, बड़े बड़े फर्नेंस लगे होते हैं, वहाँ ओर्स को जलाया जाता है। ओर्स में आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा मेटलर्जी, तो सल्फर के भी ओर्स होते हैं, सल्फाइड के ओर्स होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से भी निकल सकती है। पेट्रोल या डीजल इंजन में जब बर्निंग होती है, मोटर इंजन में जब बर्निंग होती है तो उसमें भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वॉल्केनोज, जब बड़े बड़े जो ये ज्वालामुखी फटते हैं तो उनमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस खूब निकलती है, बड़ी जबरदस्त अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मैंने आपको बताया भी था, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर को क्या कर देती है, वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर फिर वाटर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जंगल में आग लग जाती है, तो उसमें भी यार ये तो चीजें बताने की क्या है इसमें। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो ऑर्गेनिक मैटर्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जब बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली डिकम्पोज हो सकते हैं, तो उस केस में भी ये गैसेस बाहर निकलती है, जिसके कारण वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे ये गैस है और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनेगा। फिर उसकी रिएक्शंस की बात है तो रिएक्शंस तो बिल्कुल सिंपल है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब H2O से रिएक्शन करती है, रिएक्शन क्या करेगी, डिसॉल्व होगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, एक्वस फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, बैलेंस कर लीजिएगा। ऐसे ही NO2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब H2O में डिसॉल्व होती है तो नाइट्रिक एसिड में वो कन्वर्ट होती है, बैलेंस कर लीजिएगा, मेन ध्यान रखिएगा कि बनते क्या है। और इनका जो सॉल्यूशन है, डायल्यूट सॉल्यूशन मान लीजिए हवा से टपक रहा है तो वो एसिडिक ही होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा लेकिन ठीक ठाक एसिडिक होता है। कई बार तो 4 pH तक चली जाती है, 3.5 तक 6 तक भी pH चला जाता है, तो वह काफ़ी नीचे चला जाता है तो वो एसिड रेन होती है। कई जगह बहुत कम pH में भी एसिड रेन हो जाती है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, कैसे काम करता है, वैसे तो मैं पॉइंट लिखवाता हूँ। वैसे हार्मफुल इफेक्ट तो यही है यार, मैंने बता तो दिया यार, नुकसान ही करेगी त्वचा के लिए, प्लांट्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, वही है, लिख लो यहाँ तक। तो हार्मफुल इफेक्ट लिख देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, ये चैप्टर में ऐसे ही तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्या करें। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या कारण, क्या क्या नुकसान है, सीधे सीधे से पॉइंट से बहुत ज़्यादा तो नुकसान क्या आप लोगों को ज़्यादातर पॉइंट्स पता ही हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एसिड रेन हार्मफुल है एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर रेन वाटर में एसिडिक नेचर ज़्यादा है तो हो सकता है मिट्टी से कुछ न्यूट्रिशंस जो हैं वो डिसॉल्व होकर चले जाएं, बह जाएं। तो वाटर इनके लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो स्पेसिफिक pH चाहिए, जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं वो स्पेसिफिक pH वाली मिट्टी में ही उगती हैं, हो सकता है वहाँ एसिडिक रेन ज़्यादा होगी तो उस पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप जो होगी वो उसका डेवलपमेंट इतना ज़्यादा ना हो।
ठीक है। सेकंड ये है कि एसिड रेन जो है वो एनिमल और प्लांट के लिए इकोसिस्टम को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी चेंज कर देती है। जैसे मान लीजिए एक रिवर है और रिवर में कोई खास किस्म की मछलियां हैं, फिशेज हैं, या इक्वेटिक सिस्टम की बात की है, मैं तो मछलियों को एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। हो सकता है अगर उस रिवर में एसिडिक रेन के कारण लंबे समय तक पीएच में लगातार चेंज हुआ और एक स्पेसिफिक पीएच चेंज होकर डिक्रीज हो गया, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर टाइप की जो फिशेज हैं वहां पर सरवाइव ना कर पाए। वहाँ प्लांट्स की भी मैं बात करूँ, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उनका भी नेचर चेंज हो सकता है, उनका भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, एक नया तरह का इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो सकता है जो कि डिफरेंट टाइप का है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी, जो सांस लेने से रिलेटेड डिजीज हैं वो भी इन ह्यूमन में, एनिमल्स में इस एसिड रेन के कारण हो जाती है। थर्ड है कोरोजन, पाइप रस्टिंग ऑफ द डिसॉल्व हैवी मेटल्स। ठीक है, हैवी मेटल्स को डिसॉल्व करने के कारण भी कई बार पाइप्स में रस्टिंग वगैरह होती है, या घरों के पाइप में जो है उनमें भी रस्टिंग वगैरह हो जाती है, या एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं उनमें भी रस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होने की चांसेस इसमें रहते हैं, क्योंकि पाइप के लिए, पाइप में जो मेटल यूज़ किए गए हैं वो डिज़ोल्व होंगे, उनमें किसी रिएक्शन करने की, वाटर से रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल को, लाइक स्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, इनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। आप लोगों ने ताजमहल के बारे में तो सुना ही रखा होगा ना कि ताजमहल जो होगा वो एसिड रेन के कारण उसके ऊपर की जो सरफेस है वो ख़राब होती जा रही है, पीला पड़ता जा रहा है, वो एसिड रेन के कारण ही है, क्योंकि उसके आसपास में बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिलीज़ करती हैं, जो पानी में डिज़ोल्व होके और ताजमहल पे गिरेगा तो वो है तो किसका, मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही तो है भाई। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन, किसी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आपने H2SO4 के साथ करा दी तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, कैल्शियम सल्फेट बनता है प्लस CO2 प्लस H2O, ये बनेगा। बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, बैलेंस ये इक्वेशन तो यही बनेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट वहां रहा ही नहीं, उसके सरफेस के ऊपर से धीरे धीरे वो हटता जाएगा तो कोरोजन हो ही रहा है, बेकार हो जाएंगे वो। तो ऐसे केवल ताजमहल की बात नहीं है, हम लोगों के घरों में भी, स्टोन्स में भी एसिड रेन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप थोड़ा सा घर पे ही करके देखिएगा, केवल नींबू होता है, मतलब आप उसको काट के कुछ ड्रॉप्स जो है मार्बल पे गिराइए या किसी और मेटल के इस पर कोई पत्थर के सरफेस पे गिराइए, उसका कलर धीरे 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 चेंज होने लगता है। क्यों? कोरोजन होने लग गया, क्योंकि एसिड से तो रिएक्शन करेगा ही करेगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है। तो इस कारण से ऐसे बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो कि एसिड रेन के कारण होते हैं। इसलिए कोशिश की जाती है कि इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको अलग डायरेक्शन, अलग दूर लगाया जाए, जो कि इस तरह का वेस्ट जो है वो रिलीज़ करती हैं, गैसेज में गैस को मिला देती हैं और पॉल्यूशन करती हैं। हालांकि पॉल्यूशन से तो बचना ही चाहिए, ऐसे इंडस्ट्रीज़ पे काबू करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, फिर भी क्या करें, कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो हम बहुत कुछ खो रहे हैं और कुछ बहुत कम पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, स्मोक। दिल्ली बहुत परेशान था उससे, सारे हम लोगों ने खूब देखा 2-3 साल के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। लिखो इसे, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्मोक की। देखिए ये जितने भी पॉइंट्स चल रहे हैं, चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो या एसिड रेन हो या फॉग हो, स्मॉग हो, ये सभी ट्रोपोस्फेरिक फिनोमिनाज हैं। ये इसी ट्रोपोस्फेयर में ही रहती हैं। आपको स्ट्रेटोस्फेरिक फिनोमिना भी बताऊंगा मैं, और ओजोन डिके से रिलेटेड है जो कि, तो ये भी एक ट्रोपोस्फेरिक फिनोमिना है स्मॉग। दो वर्ड्स से मिलकर बना है, स्मोक एंड फॉग। समझ में आ रहा है? अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले या इस साल तक का तो अभी मैंने न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन पिछले साल तो खूब पढ़े थे
तब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि है ना वो पराली जलाने के कारण हरियाणा में पराली जला दी और कौन से स्टेट में पराली जला दी, उसके कारण दिल्ली में जो है वो स्मोक हो गया। तो स्मोक है क्या, उसी के बारे में बात करेंगे। स्मोक दो टाइप के होते हैं, पहले जो पॉइंट लिखे हैं वो तो पढ़ लो आप लोग। दो टाइप के हैं, एक क्लासिकल स्मॉग और दूसरा फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग होता है जहां ठंडी जगह हो, सर्दियों में होता है, और जहां ह्यूमिडिटी हो, ऐसा क्लाइमेट हो जहां थोड़ी सी मॉइस्चर की अमाउंट ज़्यादा हो एयर में, वहां होता है। किस कारण से होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण मेनली होता है। हाइड्रोकार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो देख लीजिए, अकर्स कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, पहली बात तो ये है। दूसरा है स्मोक, मतलब कार्बन पार्टिकल तो ही है इसके अंदर, कार्बन पार्टिकल है, हाइड्रोकार्बन नहीं, कार्बन पार्टिकल है, फॉग उसमें होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, इसलिए इसे सल्फ्यूरस स्मोक भी कहा जाता है। सल्फ्यूरस स्मोक भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। और इसमें लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन के पार्टिकल्स, जो कि उससे या कहाँ से आएंगे, या तो फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से आएंगे, या फिर इंजन्स में जो पेट्रोल वगैरह जलता है उसमें आएंगे। तो उस कारण से जो कार्बन पार्टिकल हैं और सल्फर डाइऑक्साइड हैं, ये रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहा जाता है। इसे लंदन स्मॉग भी कहा जाता है, क्लासिकल स्मॉग को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लंदन में अकर, मतलब वहाँ इसको देखा गया था। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये होता है गर्म देशों के अंदर, जहाँ गर्मी हो, ड्राइनेस हो, ह्यूमिडिटी कम हो, सनी एरियाज, मतलब जहाँ धूप वगैरह भी हो। तो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पढ़ लो आप लोग, अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है इसमें, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, बट इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कारण ये स्मॉग बनता है। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, क्योंकि इसमें NO2 का परसेंटेज ज्यादा होता है, NO2 की प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। ऑटोमोबाइल्स में, ये जो गाड़ियों में जो धुआं निकलता है, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ में जो जलाया जाता है, जो फ्यूल जलता है, उसके साथ में जो हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, उनके साथ में कंबाइन होकर एक फोटोकेमिकल, सनलाइट की प्रेजेंस में, ध्यान देना, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। अब इसका क्या केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में बात करता हूं मैं, केमिकली किस तरीके से ये बनता है उसके बारे में बात करता हूं मैं। यहां तक तो लिखिए, स्पेशली हमें पढ़ना है फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, किस तरीके से बनता है, लिखो, फिर इसके हार्मफुल इफेक्ट भी पढ़ेंगे। कंप्लीट कीजिए यहां तक। अब बात करते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, ये जो फॉसिल फ्यूल है जिसको हम बर्न करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, डीजल की बसेस चलती हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डीजल का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज होता है, बर्न किया जाता है। तो ये फॉसिल फ्यूल ही कहा जाएगा। ये पेट्रोलियम जितना भी ये फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम में ऐसा थोड़ी ना है कि केवल हाइड्रोकार्बन ही हैं। पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स भी हैं, उनमें नाइट्रो ग्रुप भी जुड़े होंगे, सल्फर भी जुड़े होंगे। तो जब उनका बर्न किया जाता है, बर्न होता है, वो इंजन में बर्न होता है, तो क्या क्या रिलीज करता है भाई, CO2 तो रिलीज करेगा ही करेगा। लेकिन किसी भी इंजन में 100% कंबशन थोड़ी ना होता है, या इंजन की कैपेसिटी 100% थोड़ी ना होती है। जब उसे बर्न किया जाता है तो पिस्टन में वो बर्न होगा, 100% एफिशिएंसी से बर्न नहीं होता है। तो ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट है, उनके साइलेंसर्स हैं, तो उससे वो कौन से गैस रिलीज करेंगे, NO2 गैस भी रिलीज करेगा। CO2 की तो बात छोड़ो, CO2 भी निकलता है, NO गैस भी निकलती है, और भी गैसेस निकलती है। मैं केवल फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करूंगा कि NO गैस निकलती है और वो जल्दी से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। कुल मिला के ये मान लीजिए NO2 बनती है, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर, देखो हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर की, सबसे पहली ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो
तो ट्रोपोस्फेयर में NO2 और अनबर्न कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। एक सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन लेवल आ गया, उसके बाद में NO2, मैं रिएक्शन भी बता देता हूं इसको, ये तो लिखा हुआ ही आप पढ़ लिया कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 एंड हाइड्रोकार्बन, अनबर्न हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं, और इनके रिलीज होने के कारण एक सनलाइट के प्रेजेंस में लंबी चौड़ी चेन रिएक्शन होती है, और उसके बाद में फाइनली बनता है PAN, पॉली क्या वो पॉली एक और होता है पेन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, वो अलग चीज होती है, वो पॉलीमर में पढ़ते हैं, लेकिन पेन यहाँ है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं जिसमें पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट फॉर्मेशन होता है, और मेनली ये रेस्पॉन्सिबल है फॉग के लिए, स्मॉग के लिए, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, ओजोन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से ये कंपाउंड बने हैं, ये ओजोन के साथ में NO2 के साथ में स्मॉग तैयार करते हैं। NO2 खुद भी एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, हेजी सा बिल्कुल एनवायरनमेंट हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का एनवायरनमेंट, गर्मियों का है, ये तो मैंने बता ही दिया। स्मॉग गर्मियों में जो होगा, सनी एरियाज में जो होगा, वो स्मॉग जो होता है फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। और NO2 जो होता है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो मैंने आपको बताया था फोटोकेमिकल जो होता है वो रेड कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो यही रेस्पॉन्सिबल है मेनली फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से NO2 गैस बाहर निकली। NO2 गैस ने सनलाइट की प्रेजेंस में, सफिशिएंट कंसंट्रेशन होने के बाद में सनलाइट की प्रेजेंस में उसमें डिसोसिएशन होता है, जिससे NO गैस बाहर निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और एक नेसेट ऑक्सीजन, एक O एटम, हाईली रिएक्टिव एटम बाहर निकलता है। ये रिएक्टिव एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ओजोन बना लेता है। अब ओजोन आप बोलोगे सर ओजोन तो निकल बनना बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी चीज है, ओजोन तो हम लोगों के लिए बढ़िया है, ओजोन लेयर तो बचनी चाहिए, इतना ही पढ़े हुए हैं हम लोग तो। लेकिन ठीक है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेरिकल जो लेयर है वहां बढ़िया काम कर रही है, लेकिन हम लोगों की जो एरिया जहां हम लोग रह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में, वहां अगर ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो हम लोगों के लिए नुकसान होगा। टॉक्सिक गैस है, आंखों में इरिटेशन करती है, और भी सांस से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ओजोन की प्रेजेंस में। तो जहां जिसकी स्थिति बिठा रखी है ना वहां सही है, लेकिन अगर वो किसी गलत जगह आ गया तो नुकसान कर सकता है। तो ओजोन बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, ये भी हाईली रिएक्टिव गैस है, तुरंत बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, प्रोसेस चलता है, ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। ये NO ओजोन से रिएक्शन करती है और NO2 बनाती है अगेन, और O2 बनता है। ये NO2 जो बना वो सनलाइट के प्रेजेंस में ये इसमें NO2 में टूट जाएगा, ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। चेन रिएक्शन के कारण NO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी बढ़ेगी, ये चलता ही रहेगा प्रोसेस। और मैंने बताया NO2 के प्रेजेंस के कारण अच्छा खासा जो रेडिश जो एनवायरनमेंट होता है, रेडिश तरह का आसमान हो जाता है, इस तरह का स्मॉग छा जाता है गर्मियों के टाइम में, ठीक है। अब ये जो NO2 है और ओजोन है, ये दोनों ही टॉक्सिक है और दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने लिख दिया यहां पर। ये दोनों ही NO2 और ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये ऑक्सीडेशन करते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन का और प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिख दिया मैंने यहां पर। NO2 एंड ओजोन दोनों के दोनों टॉक्सिक भी हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे और पॉल्यूटेंट बनाते हैं एयर को। कौन क्या बनाते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मीथेन का ओजोन से रिएक्शन होती है तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, और आगे O2 से रिएक्शन होती है, नेसेट ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन तो मैं पूरे यहां बता नहीं रहा हूं, लेकिन एक्रोलेन भी बनता है और ये PAN भी बनता है, जिसका नेम पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। ये याद रखिएगा किन के कारण होता है, ये स्मोक क्रिएट करते हैं फिर एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब इस एनवायरनमेंट में स्मोक क्रिएट होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सबसे पहली बात है कि
हम लोगों की सांस में ही जाएगा, जहाँ जो हम लोग प्राणवायु लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, एयर लेते हैं, उसमें NO2 और ऑक्सीजन ये तो होता ही है, और कुछ और CO2 वगैरह भी होता है मान लिया। लेकिन यार एक लिमिट से ऊपर अगर हो गया तो आप लोगों के लिए नुकसान करने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि NO2 और ये जो O3 है ये आंखों में जबरदस्त इरिटेशन करता है, लंग्स पे भी बहुत नुकसान करेगा, ब्रोंकाइटिस वगैरह बीमारियां इससे होने लगती है। तो वो हार्मफुल इफेक्ट मैंने यहां बता दिए कि फोटोकेमिकल स्मॉग से एक तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, सांस से रिलेटेड बीमारियां हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, अगर NO2 का O3 का इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो सिर दर्द भी होने लगता है। आपको नहीं पता पड़ेगा कि है ना एयर में कोई NO2 की स्मेल, ओजोन की स्मेल थोड़ी ना आएगी, स्मेल लेस गैस है वो तो, लेकिन हेडेक होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है अगर ब्रोंकाइटिस होगा, और थोड़ा सा इन्फ्लामेशन टाइप का हो जाएगा इसमें लंग्स में, तो सीने में चेस्ट में पेन भी होने लगता है। आंखों में इरिटेशन तो होता ही है। याद करो दिल्ली वाली जो कंडीशन थी, आंखों में स्मेल होने लगी, आंखों में जलन होने लगी थी। एक समय था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन से मंथ में ये हुआ था, लेकिन होता ही है, ये कई बार होता रहता है। क्रॉप्स को डैमेज करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, हेजी टाइप का हो जाएगा, तो सनलाइट भी इजीली अर्थ पे नहीं आएगी, तो क्रॉप्स के लिए तो नुकसान करेगा ही करेगा। दूसरा, क्रॉप्स में के आसपास वाले एरिया में जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वहां भी तो रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स रेस्पिरेशन भी पढ़ा होगा आप, तो आप लोगों ने देखा होगा प्लांट, देखा क्या पढ़ा होगा कि प्लांट रेस्पिरेशन में भी O2 का यूज होता है, वहां भी ओजोन NO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उनके जो केमिकल प्रोसेस है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्रॉप्स में भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, ये जो रबर होता है उनमें क्रैकिंग भी आ जाती है इसके कारण, और मेटल्स में कोरोजन भी होने लगता है, कई और भी रीजंस हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अब प्राइमरी प्रिकॉशंस, इसमें कौन सी गैस रहेगी ये याद रखना है, बस 2 पॉइंट याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में तो NO2 और हाइड्रोकार्बन के कारण ही तो ऐसा हुआ, तो शुरुआत वाली जो गैसेस हैं, जो शुरुआत वाली जो प्राइमरी प्रिकॉशंस हैं वो तो है NO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स जो कि बाहर निकलते हैं एग्जॉस्ट से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। और सेकेंडरी उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में प्रोड्यूस होता है ओजोन एंड PAN, ये सेकेंडरी प्रिकॉशंस है। अगर मैं इन प्राइमरी प्रिकॉशंस को रोकने की कोशिश करूं, कंट्रोल कर दूं, इन दोनों को कंट्रोल कर दूं, तो स्मॉग में कंट्रोल होगा, स्मॉग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कैसे कर सकते हैं कि जो फ्यूल आप यूज करते हैं गाड़ियों के अंदर, उसमें कुछ ऐसा कैटलिस्ट डाला जाए, कैटलिस्ट हैं ऐसे जिसमें कंबर्शन का अमाउंट बढ़े, अनबर्न हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, और जो NO2 गैस है वो भी किसी तरीके से जो होता है वो एब्जॉर्ब कर ली जाए। चलो NO2 गैस का तो और बता सकते हैं, पर कंबर्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन अब ऐसे फ्यूल महंगे पड़ते हैं, ऐसी जो हम लोगों की टेक्निक है वो महंगी पड़ती है, तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसे सस्ता यूज़ किया जा सके, हम लोगों के लिए इकोनॉमिकली हो, इकोनॉमिक पड़े। नेक्स्ट, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो NO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं वो NO2 का एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण, तो उन प्लांट्स को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं जिससे कि स्मॉग कम से कम हो। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इसमें से आप याद रखिएगा कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। NO2 की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल है तो सनलाइट की तो जरूरत पड़ती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में NO बनता है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करता है, O2 से रिएक्शन करके ओजोन बनता है, फिर ओजोन NO से रिएक्शन करके अगेन NO2 बनाता है। ये एक साइकिल चलता रहता है, और ओजोन और NO2 आगे जाके क्या करता है, ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं कुछ और कंपाउंड्स में, जो कि स्मॉग के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तो ये तो हो गया स्मॉग।
तो यहाँ तक के जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा है, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे पॉल्यूटेंट कहाँ थे? ये ट्रोपोस्फेयर में थे। और इसके लिए बहुत ज़्यादा तो हम लोग ही रेस्पॉन्सिबल है, आप लोग, मैं, सब रेस्पॉन्सिबल हैं। ह्यूमन बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है इस तरह के पॉल्यूटेंट के लिए। हालांकि कुछ नेचुरल अपने आप भी चलता है प्रोसेस, लेकिन हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है इस तरह के पॉल्यूशन के लिए। तो कंट्रोल करने का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की ही ज़्यादा है। वरना अब साइंटिस्ट तो इस तरह से भी कहते हैं, कैलकुलेशन स्टैटिक्स लगाते हैं कि इसी तरह से पॉल्यूशन अगर इसी रेट से बढ़ता जाएगा तो किस किस तरह की बीमारियां हम लोगों की आने वाली जनरेशन में होने लगेगी, ये जनरेशन टिक भी पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस है। आज के टाइम अगर हम बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें तो ऐसे प्रिकॉशंस का यूज़ किया जाता है, ऐसे टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, 100% नहीं कह रहा हूँ, किया जाता है, जो कि पॉल्यूशन को कम से कम करे। लेकिन पॉल्यूशन करने में वो भी बहुत आगे। और जो डेवलप्ड जैसे इंडिया जैसी जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इस चीज़ का ध्यान कम रखा जाता है कि एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुंचेगा, कि फ़ायदा पहुंचेगा। इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि हाँ, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, हम लोगों की सुख सुविधा में कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था ट्रोपोस्फेरिकल पॉल्यूटेंट की बात की थी। ये तो सारा फिनोमेना ट्रोपोस्फेरिकल है। अब हम लोग पढ़ते हैं ओजोन लेयर में किस तरह से हम लोग नुकसान पहुंचने लगे। केवल धरती पे ही नुकसान नहीं कर रहे, धरती के आसपास वाले जो हवा है उसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम तो ऊपर तक की जो ओजोन लेयर है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम बात चलते हैं इस लेयर से ऊपर बढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर फिनोमेना की बात करते हैं। चलो इसको तो लिख लो। नेक्स्ट, ओजोन लेयर को होल बनाते हैं अब उसके अंदर। लिखिए इसे, मिटा रहा हूं मैं इसे। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन की, ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करेंगे। ये आप लोगों को आइडिया है कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो लेयर है, उस लेयर में जो ऊपर वाला साइड है, अपर लेयर जो है, वो ओजोन लेयर की है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ओजोन है। मैंने आपको बताया था कि नीचे जब ओजोन बनती है तो अच्छी नहीं है, लेकिन ऊपर स्ट्रेटोस्फेरिक जो लेयर है उसमें ओजोन काफ़ी अच्छे अमाउंट में है और हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। कैसे फ़ायदा करती है? सनलाइट में यूवी रेडिएशंस है। अब आप लोगों को इतना तो क्लियर है ही ना कि यूवी जो होता है वो कैंसर प्रोड्यूसिंग है, स्किन में कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो सनलाइट जब अर्थ पे आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा यूवी लाइट्स को, अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा ऑब्जॉर्प्शन क्यों होता है? देखिए, अगर अर्थ पर यूवी लाइट, जैसे यूवी लाइट लिखवा दे, जैसे लिख दिया मैंने, यूवी लाइट है और ये है ना एरिया है किसका? ये एक लेयर है ओजोन का। ये अर्थ है हमारी और ये ओजोन लेयर है, ठीक है। इसमें यूवी रेज जब पास होगी तो एक रिएक्शन होती है जिसके कारण ओजोन लेयर या ओजोन फॉर्मेशन भी उसमें होता है और यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं O2 मॉलिक्यूल। पहले इसे पढ़ लीजिए आप लोग। द अपर पार्ट ऑफ, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, मेजर अमाउंट ओजोन का है और ये जो होती है हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। रेडिएशन का वेवलेंथ याद रखिएगा, 255 नैनोमीटर्स इसका वेवलेंथ है। और ओजोन प्रोड्यूस किस तरह से होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है O2 जब अल्ट्रावायलेट O2 गैस, ऑक्सीजन गैस जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो इसमें होमोलाइसिस होता है और होमोलाइसिस से दो नेसेट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल ही बोलूंगा इस केस में, तो एटम्स बने। ये नेसेट ऑक्सीजन जो हाईली रिएक्टिव हैं, ये ऑक्सीजन से ही जाके कंबाइन होते हैं अगेन और ओजोन बनता है। ओजोन थर्मोडायनेमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड में इक्विलिब्रियम चलता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर अगर आपकी सरफेस से हटा दिया जाए, अर्थ की सरफेस से हटा दिया जाए, तो उस केस में यूवी रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पर आएगी और यूवी रेडिएशन की जो एनर्जी है वो अर्थ को मिलेगी।
अर्थ मतलब हम लोगों तक पहुंचेगी। जब हम लोगों तक पहुंचेगी उस केस में क्या होगा, बहुत सारी ऐसी कंडीशन, अभी मैं हार्मफुल इफेक्ट बताऊंगा, ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होती है तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ओजोन बनता कैसे है, ओजोन लेयर यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, ये इस बारे में तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिएक्शन क्या है, क्यों है, इसका कॉज क्या है, क्यों ओजोन लेयर जरूरी थी, ये तो क्लियर है, लेकिन ओजोन लेयर किस तरह से डिप्लीट हो रही है, क्यों हो रही है डिप्लीशन, इसका रीजन क्या है। हम लोग एक मिनट, हाँ, तो मैं डिप्लीशन की बात कर रहा था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस, जिसे फ्रेओन्स भी कहा जाता है। CFC है क्या, हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन है, मीथेन के सारे हाइड्रोजन हटा दो आप, उस पर क्लोरीन और फ्लोरीन होने चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है क्लोरीन एंड फ्लोरीन ने, ऐसे बहुत से फ्रेओन्स होते हैं। ये फ्रेओन्स, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेस्पॉन्सिबल है ओजोन डिके के लिए। कैसे कि अच्छा, ये फ्रेओन्स हैं क्या और क्यों यूज लिए जाते हैं, कैसे बनते हैं। देखो, ये हम लोग यूज करते हैं, सिंथेटिक गैस है, हम लोगों ने प्रोड्यूस की है। क्यों प्रोड्यूस की है, रेफ्रिजरेटर में जो ठंडा करने के लिए जो चिलिंग गैस यूज़ की जाती है वो फ्रेओन ही होती है हाई प्रेशर पे। ऐसे ही एयर कंडीशनर में भी ये फ्रेओन गैस का यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े चिलिंग प्लांट जो होते हैं जिसमें बर्फ़ वगैरह बनाई जाती है, बर्फ़ की सिल्लियाँ बनाई जाती है, वहाँ भी इस गैस का यूज़ होता है। हालांकि अमोनिया गैस भी यूज़ होता है, पर ये गैस जो होती है CFC, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, वो ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा बढ़िया है ठंडा करने के लिए। ठीक है, और कोई इसमें कोई हार्मफुल, मतलब ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, मतलब आप लोगों के लिए टॉक्सिक नहीं है किसी भी तरह से, और किसी तरह का नुकसान नहीं कराती बॉडी को डायरेक्टली, बट ये ओजोन को बहुत नुकसान करती है। क्या होता है, क्या होता है, ये है, मैंने एक एग्जांपल लिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, CF2Cl2, ये मीथेन में से 2 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन ने रिप्लेस करके बनाया है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरीन रेडिकल बनाते हैं। जैसे यहाँ बता दिया मैंने, क्लोरीन रेडिकल बना। हालांकि क्लोरीन गैस से भी क्लोरीन रेडिकल बनते हैं, बट वो तरीका कुछ अलग है, वो मैं बता दूंगा कि ऐसे सनलाइट की प्रेजेंस में डिफरेंट समर में, चलो उसके बारे में बात बाद में करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने सनलाइट एब्जॉर्ब किया और क्लोरीन रेडिकल बनाया। ये क्लोरीन रेडिकल जब ओजोन से रिएक्शन करता है तो ClO रेडिकल बनाता है और O2 बनाता है, ओजोन को तोड़ देता है। ClO रेडिकल, ये ClO रेडिकल ऑक्सीजन, नेसट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Cl रेडिकल और O2 बनाता है। नेसट ऑक्सीजन तो है ही ना यहाँ पर, नेसट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O2 बना लेता है और क्लोरीन रेडिकल बनाता है। ये क्लोरीन रेडिकल फिर क्या करेगा, ओजोन से रिएक्शन करेगा, ओजोन को तोड़ देगा O2 में। फिर ये जो ClO रेडिकल होगा वो नेसट ऑक्सीजन तो वहां बनेगी ना, उससे रिएक्शन करके वापस O2 बनाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि धीरे 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 ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ने लगेगी, मतलब ओजोन कम होने लगेगा। तो ये तो नुकसान हो गया काफी ज्यादा। अब ओजोन लेयर हटे तो रेडिएशन डायरेक्ट आएंगी, उसके हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। अंटार्कटिका के ऊपर बहुत बड़ा ओजोन होल पाया गया है, सर्च किया गया है, बहुत बड़ा ओजोन होल वहाँ है, और उसके नुकसान वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के क्लाइमेट को हो रहा है। और ये होल कितना बड़ा बताया जाता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स से भी 3 टाइम्स बड़ा है, अप्रॉक्सीमेट इतना बड़ा है, इतना बड़ा होल। अब ओजोन लेयर वहीं पे क्यों खत्म हुई, यहाँ भी तो हो सकती थी, इंडिया में भी तो होनी चाहिए ना ऊपर, गैस तो सब जगह ही है ना। अंटार्कटिका में कौन फ्रीज का यूज कर रहा है यार, अंटार्कटिका में कौन जाके एयर कंडीशनर चला रहा है। फिर वहां पर फ्रेओन गैस कैसे आई, फ्रेओन गैस नहीं है तो वहां ही ओजोन का जो लेयर है वो खत्म क्यों हुई। इंडिया में होनी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट में होनी चाहिए, वहां सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स का इनका यूज किया जाता है ना, डेवलप्ड कंट्रीज में होना चाहिए। होता यह है कि वैसे देखो इसका पूरा का पूरा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है। समर्स में
ओजोन लेयर का जो डिके होता है, डिप्लीशन जो होता है वो बहुत कम होता है। सिटीज़ में NO2 गैस ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था फ्यूल जो बर्न करते हैं हम लोग उसमें NO2 गैस निकलती है। तो सिटीज़ में यहाँ पर जो कंट्रीज़ और बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ NO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनमें डिसोसिएशन होता है, क्लोरीन जाके रिएक्शन करता है NO2 से। ये मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। NO2 से रिएक्शन करता है। जब स्प्रिंग्स आती हैं तो रेडिएशन जो होती है वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, अंटार्कटिका के डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, और ये NO2 जाकर वहाँ नुकसान करता है। चलो उस बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बात ये क्लियर समझ में आ ही गया होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को किस तरह से ख़त्म करता है, और कोई ऐसा क्लाइमेट के रीजन्स होते हैं जिस कारण से अंटार्कटिका की साइड पोलर जो क्लाउड है, पोल्स में जो क्लाउड बनते हैं उनकी सरफेस पर ये रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और वहाँ ओजोन डिके होता है। अब ओजोन लेयर जब खत्म होगी तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे? पहला हार्मफुल इफेक्ट तो ये है कि प्लांट्स और एनिमल मरने लगेंगे, सीधी सी बात है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो ये यहाँ लाइफ होती ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ रेडिएशन आता कि टेम्परेचर काफ़ी हाई होता और उस टेम्परेचर पे एनिमल्स और प्लांट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे, डेवलप ही नहीं हो सकते थे। तो ऐसी कंडीशन होगी तो एनिमल्स मरेंगे, प्लांट्स मरेंगे, मरते भी हैं उस जगह के। हालांकि अंटार्कटिका में वैसे भी एनिमल्स कम है ना लेकिन वहाँ इफेक्ट तो पड़ता है। दूसरा, यूवी रेडिएशंस जो होगी वो स्मॉग भी प्रोड्यूस करती है। मैंने आपको बताया था फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल जो स्मॉग है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा NO2 से रिएक्शन होगी उसकी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ का तो आइस मेल्ट होने लगेगी, हो ही रही है। अंटार्कटिका में आइस मेल्ट होने लगी है, कंपैरेटिवली ज़्यादा जो सी लेवल है वो इंक्रीज होने लगा है। इसके कारण जो इकोसिस्टम है, समुद्र का हो या और जगह का हो, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होगा तो सब कुछ डिस्टर्ब होगा। चलो आगे की बात करते हैं। स्किन कैंसर तो मैंने बता ही दिया। स्किन कैंसर डायरेक्ट अगर सनलाइट आप लोगों की बॉडी में पड़ती है, ऐसी जिनमें अच्छी खासी एनर्जी वाली यूवी रेडिएशन हो, तो स्किन में कैंसर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत सारी स्किन डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो ये है ओजोन लेयर। अब कैसे बचाएं, तो आप समझ तो गए होंगे यार, समझ तो गए, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है। तो आजकल तो ऐसे एयर कंडीशनर आने लगे हैं, मैंने सुना है ना, मैंने लिया नहीं है अभी तक, कि जिसमें फ्रेओन गैस का यूज़ नहीं किया जाता, इको फ्रेंडली गैस यूज़ की जाती है। तो उसका अगर चलन बढ़ेगा, गवर्नमेंट को भी इस और कदम बढ़ाना चाहिए, सभी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को इस और कदम बढ़ाना चाहिए कि ऐसी गैसेस का यूज़ करें जो फ्रेओन को रिप्लेस कर सके, हार्मफुल भी ना हो। और देखो ये तो साइंस है, धीरे 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 ही डेवलप होगा। तो ऐसा ना हो कि वहाँ डेवलप होने से पहले पहले ही सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो कोशिश करनी चाहिए और एनवायरनमेंट की तरफ से ध्यान देना ही चाहिए। चलो यहाँ तक की बात हो गई। अब मैं वाटर पॉल्यूशन की बात करता हूँ। पीने के पानी में क्या पॉल्यूशन होता है, चलो इसको तो लिख लो आप लोग, मैंने इतनी मेहनत करके लिखा है। यहाँ पर नोट्स बना लीजिए आप लोग, लिखो इसे। मैंने जो बोलना था वो बोल दिया, सारा कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। देखिए, वाटर पॉल्यूशन किसे हम लोग वाटर को पॉल्यूटेड वाटर कब कहेंगे? ऐसा तो है नहीं कि केवल पीने का पानी हम लोग बात करें कि हाँ भाई ये पानी पीने का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, उसके बेसिस पे वाटर को पॉल्यूटेड कहा जाए। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये वाटर पॉल्यूटेड है कि नहीं है, जो पीने लायक है या नहीं है। या पॉल्यूशन की बात करें हम लोग, हो सकता है हम लोगों के पीने लायक ना हो, लेकिन एनिमल्स के लिए जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए भी नुकसान करता हो। तो किसको हम लोगों ने पॉल्यूशन की कैटेगरी में डाला है? तो वैसे मैंने तो डेफिनेशन तो हल्का फुल्का पॉइंट लिख दिया है कि अगर किसी भी तरह से लेक में, समुद्र में, ग्राउंड वाटर में या स्ट्रीम्स में किसी भी तरह से कंटामिनेशन हो, वो वाटर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। अब कंटामिनेशन क्या होगा, किस कैटेगरी का होगा, उसे कई तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेनली 3 पार्ट्स हैं: फिजिकल पैरामीटर के बेसिस पे, केमिकल पैरामीटर के बेसिस पे एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर के बेसिस पे।
फिजिकल पैरामीटर के बेसिस पर तो उनके कलर के बेसिस पे या उनकी ऑर्डर के बेसिस पे, उनमें टर्बिडिटी किस तरह से, उनके बेसिस पे कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं कि इतना ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा टर्बिडिटी हो तो हम लोग उसे पॉल्यूशन की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है। केमिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे बात करें तो उस वाटर के सैंपल में, वाटर में कार्बोनेट का, सल्फेट का, नाइट्रेट का, क्लोराइड, फ्लोराइड, मेटल्स, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, उसमें कितना डिसॉल्व स्टेट में है, इन्हें ओवरऑल कहा जाता है टीडीएस। टीडीएस मींस टोटल डिसॉल्व सॉलिड। कई बार बात करते हैं कि यार है ना, इस पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, ऐसा होता है जनरली। मैं जयपुर के आसपास रहता हूं तो वहाँ के एरिया के अंदर है ऐसा कि जयपुर के बाहर की तरफ हम लोग अगर सांगानेर क्रॉस करते हैं तो आप लोग, खैर हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो एरियाज के बारे में बात कर रहा हूँ, बट ऐसे एरियाज हैं जहाँ फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो वो केवल फ्लोराइड की बात है। कई लोग तो है ना पानी के ऊपर वो है ना कुछ लेयर सी जम जाती है कई बार टंकियों में, पानी छत के ऊपर, उसको बोलते हैं कि तो फ्लोराइड जमा हो गया। कई बार कहा जाता है कि है ना पानी गर्म किया आप लोगों ने किसी बर्तन में और बहुत बॉयल किया, और बॉयल होने के बाद में वो जो लेयर जमी है वाइट 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 ऐसी लेयर जम जाती है उस बर्तन की सरफेस पर, तो बोल देते हैं भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है। वो गलत है, फ्लोराइड नहीं है। वास्तव में फ्लोराइड के अलावा जितने भी टोटल डिसॉल्व सॉलिड है उनकी बात करनी चाहिए। तो कंटामिनेशन, केमिकल कंटामिनेशन जो होगा वो उसको डिसाइड किया गया है कि ड्रिंकिंग वाटर में इतना ये कार्बोनेट हो सकता है या इतना लेड हो सकता है या इतना फ्लोराइड हो सकता है। ये वैल्यूज हमें लर्न करनी है अच्छी तरह से। एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैंने यहाँ वैल्यूज लिख दी है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे लेड तो पानी में ना हो तो ही अच्छा है, अगर है तो 0 से, ये पैरामीटर्स हैं, इस रेंज में ही होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए ना। तो 0 से तो कम, माइनस में तो क्या होगा, तो लेड नहीं हो तो अच्छा, अगर हो भी तो 50 ppb, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ppb में है, ppm में नहीं है, सारे ppm में, केवल लेड के लिए ppb। ppb मीन्स पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब है एक पार्ट में 10 लाख, वो तो पर मिलियन का हो गया है ना। 1 ppm का मतलब क्या हुआ, 1 पार्ट है और 10 लाख पार्ट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो यहां तो क्या है, ppb बिलियंस में है, 10 की पावर -9 के अंदर है, 10 की पावर 9 के अंदर है कि एक पार्ट और 10, एक पार्ट तो लेड का या 50 पार्ट लेड का और 10 की पावर 9 पार्ट वाटर, ये कॉम्बिनेशन हो तब तक तो हम लोग उसे मान सकते हैं कि हाँ चल जाएगा, कोई खास बात नहीं, बहुत कम अमाउंट में लेड है। लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो नुकसान करेगा। अभी मैं डिजीज भी पढ़ के बताऊं तो थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। फ्लोराइड भी 1 ppm से 2 ppm के बीच में ही होना चाहिए, 1 ppm से कम नहीं, 2 ppm से ज़्यादा नहीं। ठीक है, नाइट्रेट ना हो तो अच्छा लेकिन 50 ppm तक हो सकता है, और सल्फेट ना हो तो अच्छा लेकिन 500 ppm तक हो सकता है। इसको एक ऑर्डर में याद कर लेना है ना, बढ़ रहा है ये ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो रही है, इस तरह से याद करना आसान रहेगा क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कई बार, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। लेड है, फेरिक लेड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है और सल्फेट लिया है मैंने, जो पूछे जा सकते हैं वही लिए। इनकी प्रेजेंस में कौन कौन सी डिजीज हो जाती है वो भी NCERT में लिखा हुआ है, पर उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कंसंट्रेशन मेटल के लिए मैं बता रहा हूँ, मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में। कैडमियम, ये भी इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में है। कैडमियम 0.005 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, इससे कम ही हो तो अच्छा है। जिंक, मैंगनीज 0.05 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एल्युमिनियम 0.2 ppm ही होना चाहिए। आयरन 0.2 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉपर 3 ppm तक चला जाएगा और जिंक 5 ppm तक चल सकता है। ठीक है, ऑर्डर याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, IIT में भी पूछा गया है कि फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड भी तो होना चाहिए ना। फ्लोराइड जो होता है, देखो क्या होता है, फ्लोराइड में फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है ना कई बार। अगर फ्लोराइड की बहुत कमी हो जाए
तो दांत जो होते हैं हम लोगों की, जो हड्डियां जो होती है वो काफ़ी मजबूत नहीं होती है, दांत जो होते हैं वो मजबूत नहीं होते, एक एज के बाद में वो झड़ने लगते हैं, वो उसमें ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लोराइड की, अच्छा फ्लोराइड दांतों के अंदर किस तरह से काम करता है वो मैं बताता हूँ। एक रिएक्शन है, यहाँ जो इनेमल है, जो टीथ का जो इनेमल है उसका मैं थोड़ा सा, ये कैल्शियम फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड का मिक्स सॉल्ट होता है, ये फ्लोराइड से रिएक्शन करके यहाँ हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करके फ्लोरीन आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट और ये फ्लोरो एपेटाइट बनता है। ये हार्डर होता है नॉर्मल इनेमल से। फ्लोराइड के जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो ज्यादा हार्डर होते हैं, फिर भी नुकसान करता है, क्योंकि अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो वो येलोनेस आने लगती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ऐसा कुछ पॉइंट्स अब आप लोगों को पढ़ने हैं इसके अंदर से। मैं नेक्स्ट बायोलॉजिकल पैरामीटर्स की बात करूंगा, तो ये पॉइंट्स जो पढ़ने के हैं, जिनके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ो आप लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स फॉर वाटर पॉल्यूशन।